जनेश्वर मिश्र जी से सीखा, और जनेश्वर मिश्र जी इसलिए सीखा कि हमारे पार्टी के बड़े नेता थे। अगर नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया था तो मैंने भी जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और बड़ा पार्क बनाया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। विधानसभा के अंदर गर्व के साथ लखनऊ में बहुत बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क बनाने का महिमा मंडन कर रहे अखिलेश यादव और उनके भक्त पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को उनके सहयोग के मुताबिक हिस्सेदारी देने की बजाय उनको कोसते हैं, कचोटते हैं, कुंठित बताते हैं, मानसिक गुलाम बताते हैं, बीजेपी का भक्त कह देते हैं, बिना ये सोचे समझे हुए कि आखिर हमारे ही भाई हमसे दूर कैसे चले गए, या जब वो किसी को गुलाम बताते हैं तो वो भाई जो आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं उनके दिल पर क्या बीतती होगी। हैरत होती है मुझे। तमाम सारे तथाकथित बुद्धिजीवी अपने जाति के नाम पर जरूर फिसल जाते हैं और उनका बौद्धिक चिंतन घुमा फिरा करके अपने जाति के नेता को डिफेंड करने में ही खर्च हो जाता है। ऐसे तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो ओबीसी को बीजेपी भक्त और गुलाम बता देते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आती थीं तो किसके दम पर आती थीं? महज एक या दो जातियों की बदौलत? क्या तब उनको ओबीसी एससी वर्ग का बड़ा समर्थन नहीं मिलता था? अगर मिलता था तो यह सवाल ढूंढने की बजाय कि अब वो समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है, अपने ही भाइयों को कोसने और उनसे लड़ने में समय व्यर्थ किया जा रहा है। मैं विधानसभा में घटी इस घटना पर, जिसमें अखिलेश यादव ने बेहद ही आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे केशव प्रसाद मौर्य के लिए, इस पर चर्चा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब मैंने ये देखा कि तथाकथित बुद्धिजीवियों की बुद्धिजीविता केवल एक लेवल पर आकर के ठहर जा रही है तो मजबूरन मुझे इस पर बात करनी पड़ रही है। सदन में उस दिन जो कुछ हुआ वो भले ही केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के अलावा किसी भी अन्य सदस्यों के बीच में हुआ होता, वो भाषा असंसदीय है, गरिमा के अनुरूप नहीं है। किसी भी विधानसभा के एक सदस्य को दूसरे सदस्य के साथ इस तरीके से कतई बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? जब मैं अखिलेश यादव जी की राजनीतिक समझ को मस्खरापन कहता हूं तो तमाम सारे भक्तों को सुइयां चुभ जाती हैं, मगर इस वीडियो को देखने के बाद पूरे पुख्ता तरीके से कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी को राजनीतिक समझ है ही नहीं, और मौजूदा अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उत्तर प्रदेश में हराने में सक्षम नहीं है। तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य जिस बिरादरी से आते हैं कम से कम उसी का लिहाज कर लिया जाता। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में रह करके पिछड़ों के कितने काम कर रहे हैं, वो बीजेपी के किस कदर से गुलाम हैं, उनको कभी स्टूल दिया गया, कलराज मिश्रा ने हाथ झटक दिया। इन तमाम सारी चीजों को अगर साइड में रख दें तो यह भी हकीकत है कि केशव प्रसाद मौर्य ही एक ऐसे शख्स हैं जो कम से कम योगी आदित्यनाथ के अक्षरशः गुलाम नहीं है। पिछले कार्यकाल को अगर हम देखें, पिछड़े या दलित वर्ग के विधायक अगर किसी एक पिछड़े नेता से सबसे ज्यादा संतुष्ट रहते थे तो वो नाम था केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में अनबन की खबरों के बीच अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा होना चाहिए, मगर अफसोस वो खड़े दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। जो लोग इसको अखिलेश यादव का एग्रेसिव तेवर कह रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं कि यही एग्रेसिव तेवर उन शख्स के साथ दिखाना चाहिए था जिन्होंने माई का लाल जैसे शब्द तक इस्तेमाल कर दिए थे। कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ अभी तक। नाम अगर याद ना हो तो याद दिला देता हूं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही मंत्री भी बने, कई बार विधायक भी बने। इस बार आंख दिखाते हुए बोले जीतने नहीं दूंगा। हिम्मत है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सदन में इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके दिखाओ। अगर हिम्मत है
तो तथाकथित सामंतवादी और मनुवादी विधायकों के सामने इस तरह की भाषा में बात करके तो दिखाओ। वैसे सदन में किसी के खिलाफ भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही थी वो चुभने वाली तो थी, लेकिन असंसदीय और अमर्यादित कतई नहीं थी। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। जिस केशव प्रसाद मौर्य को आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद तुमको डिप्टी सीएम बना दिया गया, ये राजनीतिक अपरिपक्वता है। उनके समाज के बीच में और ज्यादा उनके प्रति आप सहानुभूति और सिंपैथी पैदा कर रहे हैं और मौर्य समाज की नजरों में बीजेपी का कद और ऊंचा कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि बड़प्पन दिखाते हुए आपको स्वामी प्रसाद मौर्य को या पिछड़े वर्ग के किसी अन्य व्यक्ति को राज्यसभा भेजना चाहिए था। मगर अफसोस, जिन लोगों को यह उम्मीद थी कि चौथा चुनाव हारने के बाद अब अखिलेश भैया 100% बदल जाएंगे, उन लोगों को भी अब निराशा होने लगी है। चुनाव हारने के बाद वैसे भी आपके हाथ में झुनझुना और रेवड़ियां बांटने के लिए कम ही पद होते हैं। चुनाव जीतने के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद आपको मिलता मुख्यमंत्री का, वो आप खुद रख लेते। चुनाव हारने के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद मिलता है नेता प्रतिपक्ष का, क्योंकि कैबिनेट का मंत्री का दर्जा और तमाम सुख सुविधाएं होती हैं। वो पद आपने खुद रख लिया। उस समय तमाम लोगों ने, मैंने भी तारीफ की कि कम से कम अखिलेश यादव लोकसभा से इस्तीफा देकर के दिखाना चाहते हैं कि हम सदन में लड़ना चाहते हैं। मगर सदन में लड़ने का मतलब मुद्दों पर लड़ना होता है, किसी अपने व्यक्ति से तू तड़ाक करना या अपने पिछले कार्यकाल के वही एक्सप्रेस वे, लोक भवन, सिग्नेचर बिल्डिंग का बखान करना नहीं होता है। बल्कि यह तय करना होता है कि अगर हम अब बदल गए हैं तो हमारी क्लियर कट लाइन ये होगी। मगर आपके निर्णयों में यह दिखाई नहीं देता है। समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा विधायक हैं मुस्लिम, 34। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं यादव, 34 विधायक। तीसरे नंबर पर आते हैं कुर्मी, 13 विधायक जीते हैं। मतलब किसी भी पद पर पहला हक मुस्लिमों का बनता है। मगर नेता प्रतिपक्ष चलिए खुद बन गए। ठीक है, आपको लड़ना था उत्तर प्रदेश में, लेकिन विधानसभा के मुख्य सचेतक बनाने की बात आई तो मनोज पांडे बना दिए गए। मनोज पांडे के समाज के 5 विधायक हैं समाजवादी पार्टी में, और कोई भी एक ऐसी सीट नहीं बता सकते मनोज पांडे जहां वो अपने दम पर अपने समाज का वोट ट्रांसफर करवा पाए हों। उपनेता बनाए गए हैं इंद्रजीत सरोज, जो पासी बिरादरी से आते हैं, जिसके 8 विधायक हैं समाजवादी पार्टी में। 39 टिकट ब्राह्मणों को दिए थे, 5 जीते। 27 टिकट पासियों को दिए थे, उनमें से 8 जीते। विधायकों की संख्या ज्यादा, रेशियो ज्यादा। इंद्रजीत सरोज नेता बड़े, ज्यादा बड़े कद के, और तमाम ऐसी सीटें, पूजा पाल की हो, चाहे पल्लवी पटेल की हो, राम सिंह पटेल, डॉक्टर आर.के. वर्मा, तमाम सारी सीटों पर पासी समाज के समर्थन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते भी। लेकिन उस समाज का व्यक्ति उपनेता और 5 विधायकों वाले समाज का व्यक्ति मनोज पांडे विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक। और वो भी 5 कैसे बने, जब आपने पूरा मनोबल कर लिया। जो चाहा मनोज पांडे और उनकी पूरी टीम ने फरसा उठवा लिया, परशुराम की मूर्ति लगवाने की घोषणा कर ली, मूर्ति की पूजा करवा दी, मंदिरों के लिए, पुजारियों के लिए तमाम घोषणाएं करवा ली, अपना कलेजा निकाल करके रख दिया अखिलेश यादव ने। तब 5 विधायक बने और हारने के बाद भी सबक ये लिया कि उन्हीं को मुख्य सचेतक बना दिया। विधान परिषद में आप नेता सदन किसी अन्य समाज के व्यक्ति को बना सकते थे, मगर बना दिए गए लाल बिहारी यादव। लाल बिहारी यादव की निष्ठा पर सवाल नहीं है, मगर यहां पर कॉम्बिनेशन भी तो बनाना है। जब आपके सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, नेता सदन योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं, नेता विधान परिषद स्वतंत्र देव सिंह जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, कितना गुलाम कह लीजिए, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सिंचाई, नमामि गंगे जैसा हैवी वेट, बड़े बजट वाला मंत्रालय भी मिला हुआ है, और अब नेता विधान परिषद भी बना दिए गए हैं। हिस्सेदारी मत दो, कहते रहो गुलाम। मुख्य सचेतक बनाने की बात आई, राम नरेश अग्निहोत्री बनाए गए ब्राह्मण से। ठाकुर ब्राह्मण इस समय मूल वोटर है, इसके अलावा बैकवर्ड में एक को एडजस्ट कर लिया। 3 पद 3 जातियां, यहां 3 पद 2 जातियां, उसमें भी ब्राह्मण जरूरी है। 3 पद थे केवल राज्यसभा में भेजने के लिए। निश्चित तौर पर
मुस्लिम समाज के व्यक्ति का हक बनता था, आपने टिकट दे करके उचित किया। जाट समाज के 7 विधायक हैं, जयंत चौधरी ने आपका साथ दिया, उनको भी भेजना मेरी नजर में उचित निर्णय है। मगर कपिल सिब्बल को किस हिसाब से भेज दिया? 3 पद थे, 3 में भी एक ब्राह्मण भेजना जरूरी था। यह है आपकी वैचारिकी। और सवाल उठाओगे बैकवर्ड और एससी के लोगों पर, और टिकट वितरण के समय में उदयवीर सिंह को बगल में बैठा लोगे। जब कोई पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक वर्ग का नेता आपसे मुद्दों को लेकर अलग से चर्चा करना चाहेगा तो यही चौकड़ी आपको घेरे बैठी रहेगी कि व्यक्ति आपके सामने अपने मन की बात भी ना कर पाए। चुनाव हारने के बाद तो कम से कम आपको सीखना चाहिए था। केवल हाँ, एक बात सीखे, निश्चित तौर पर पहले से ज्यादा अब निकल करके तमाम पीड़ितों के घर पर आपने पहुंचना शुरू किया, लेकिन केवल पहुंचना शुरू किया, उसमें कहीं संघर्ष, दोबारा जाने की बात, प्रदर्शन की बात वो सामने नहीं आई। चलिए एक स्टेप आगे बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बावजूद सामाजिक न्याय के मामले में भले ही वो दिखावे वाला प्रतिनिधित्व हो, मगर मुखौटे दिखाने के मामले में आपसे कई गुना आगे है। राज्यसभा टिकटों पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन इस वीडियो में एक नसीहत दे देता हूं कि अखिलेश यादव को पहले तो केशव प्रसाद मौर्य या पिछड़े वर्ग के किसी भी नेता के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इसके उलट यह दिखाना चाहिए था कि केशव प्रसाद मौर्य अगर योगी आदित्यनाथ से भिड़ रहे हैं तो हम पिछड़े वर्ग के होने के नाते उनके साथ खड़े हैं। ये तमाम सारी चीजें इशारों में ही कही जाती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में ऐसा लगा जैसे आप योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हों और केशव प्रसाद मौर्य को आपके तमाम पिछलग्गू और तमाम तथाकथित बौद्धिक चिंतक सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हों। इस पूरे मामले पर असली हीरो बन गए योगी आदित्यनाथ, जबकि उनके और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में अनबन की खबरें आती हैं। लेकिन जिस तरह का भाषण योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिया, उसमें उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को डिफेंड करके न सिर्फ मौर्य समाज की बल्कि संपूर्ण पिछड़े वर्ग की सहानुभूति अपने नाम दर्ज करवा ली। देखिए, हमारी असहमति हो सकती किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। चलिए, अखिलेश यादव और उनके दरबारियों की जो समझ है वो समझ है, इसको राजनीति का पार्ट मान करके इनको करने दीजिए। इनके पिछलग्गू बनके, इनकी पोस्टों के और बयानों के आधार पर कम से कम अपने भाइयों और अपने समाजों के बीच में कटुता पैदा मत करिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।